आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 कारक। तो कारक विभक्ति क्या होती है बच्चों, इस पाठ में पढ़ेंगे हम। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राहुल ने पानी पी लिया, रजत स्कूल से घर जाता है, नमिता गाय को रोटी देती है, पेड़ पर आम लगे हैं। तो यहाँ पर ने, से, को, पर, ये सब क्या है, हमारी कारक विभक्ति है, यानी जिनसे हम अपने वाक्यों को के बीच संबंध स्थापित करते हैं वो हमारी कारक विभक्ति होती है। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में ने, से, को तथा पर चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद दूसरे से संबंध है। ये चिन्ह ही कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। कारक के चिन्हों को विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो कारक के भेद है, यहाँ पर कारक के भेद पढ़ते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला कर्ता कारक। तो कर्ता के लिए विभक्ति क्या होगी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर जो से है वो अलग पृथक करने की सेंस देता है। ठीक है, कि से है लेकिन वो जिस चीज से भी कनेक्ट है उससे अलग। संबंध कारक काकी के, रारी रे, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 भेद है कारक के और उनके विभक्ति चिन्ह ये है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से भी आपको किसी कर्ता के रूप का बोध होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि दादी ने कहानी सुनाई, रीता ने किताब पढ़ी। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता जो है वो कर्ता को संबोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में कहानी सुनने का काम दादी ने तथा किताब पढ़ने का काम रीता ने किया है। अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है ने परसर। ठीक है, तो ने परसर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता जो है उसको संबोधित किया गया है। कर्ता कारक का प्रयोग कई बार परसर्ग रहित भी होता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, तो काम कौन कर रहा है, शेर। तो काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही राघव परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कर्ता कौन है, राघव, है ना। तो कर्ता कारक संबोधित हुआ है यहाँ पर। वाक्य में कौन, किससे तथा किसने प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। जैसे कौन दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है, राघव कर रहा है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने के अलावा को, के द्वारा तथा से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कि रवि को स्कूल जाना है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। से अथवा द्वारा का प्रयोग तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है, यानी जब कर्ता कोई काम नहीं कर पाता तब हम से के द्वारा का प्रयोग करते हैं, अथवा वाक्य कर्म वाच्य का और क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो यहाँ पर किस पर फर्क पड़ रहा है, कर्म पर। तो कर्म क्या है, बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पर शेखर ने चिड़ियाघर देखा। किस कर्म क्या हो रहा है आपका, चिड़ियाघर देखना। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य बच्चों को परसर्ग सहित है तथा दूसरे वाक्य में चिड़ियाघर परसर्ग सहित रहित है। वाक्य में कर्म विभक्ति पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं। जैसे कि किसको पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। जैसे कि क्या देखा, तो क्या देखा, चिड़ियाघर देखा। तो यहाँ बच्चों व चिड़ियाघर कर्म कारक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा कर्ण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे कि रोहित चाकू से फल काटता है, तो किसके माध्यम से काट रहा है, चाकू के माध्यम से। तो रोहित चाकू से फल काटता है। हम बस से स्कूल जाते हैं, तो जिस माध्यम से हम काम को करते हैं वो आपका करण कारक होता है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही है। जैसे काटने की क्रिया चाकू से तथा जाने की क्रिया बस से। अतः इन वाक्यों में चाकू तथा बस करण कारक है। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके साथ,
किसके द्वारा लगाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि किससे फल काट रहा है, चाकू से, किससे जाते हैं, बस से। ठीक है। इसके बाद आता है आपका संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है, इसे बताने वाले शब्द जो है संप्रदान कारक कहलाते हैं, जैसे कि पिताजी हम सबके लिए खिलौने लाए, बच्चों ने अध्यापक को उपहार दिया। तो कर्ता जिसके लिए भी कुछ करता है वो आपका क्या होता है, संप्रदान कारक। तो पिताजी हम सबके लिए खिलौने लाए, तो हम सबके लिए यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक। अध्यापक को उपहार दिया, तो अध्यापक को क्या है आपका, संप्रदान कारक। उपयुक्त वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई है, जैसे खिलौने हम सबके लिए लाए गए, उपहार अध्यापक को दिया। तो जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसको, किसके लिए तथा किस हेतु लगाकर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि किसके लिए खिलौने लाए, हम सबके लिए लाए। किसको उपहार दिया, अध्यापक को उपहार दिया। तो जब किसी और व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो संप्रदान कारक कहलाता है। इसके बाद आता है आपका अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने, तुलना करने या डरने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे कि खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, पेड़ से फल गिरते हो। ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ से फल पृथक हो रहे हैं, तो क्या है वो से, जब फल पेड़ से गिर रहे हैं तो वो पेड़ से बिल्कुल एकदम अलग हो रहे हैं, और खिलाड़ी जब मैदान से लौट रहे हैं तो मैदान से दूर जा रहे हैं। तो जब कोई चीज किसी से पृथक होती है तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। उपयुक्त वाक्यों में खिलाड़ी मैदान से फल पेड़ से अलग होने की क्रिया व्यक्त हो रही है, अतः ये अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किस से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे कि खिलाड़ी कहाँ से लौट रहे हैं, मैदान से लौट रहे हैं। फल किससे गिरते हैं, पेड़ से गिरते हैं। ठीक है। तो ये शब्द लगाकर आप कहाँ से और किससे शब्द क्वेश्चन मार्क लगाकर, प्रश्न लगाकर आप अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद छठा आता है आपका संबंध कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का बोध होता है वह संबंध कारक कहलाता है, जैसे कि सीता राम की पत्नी थी, लड़की माँ की मदद कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, लड़की और माँ का संबंध है, सीता और राम का संबंध बताया गया है। तो आपस में किसी दो व्यक्ति के बीच आपस में संबंध बताने के लिए हम संबंध कारक का, के, रारी, रे का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में सीता का संबंध राम से, लड़की का संबंध माँ से, अतः ये संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसकी, किसको, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं, जैसे कि सीता किसकी पत्नी थी, राम की, लड़की किसकी मदद कर रही है, माँ की। सातवां है आपका अधिकरण कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे कि आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, कबूतर छत पर बैठा है। तो यहाँ पर में और पर जो है वो क्या है, अधिकरण कारक। तो उपयुक्त वाक्यों में आंगन में खेल रहे हैं, छत पर अधिकरण कारक है, क्योंकि इनसे क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। तो जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है वो आपके अधिकरण कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, आंगन में, कबूतर कहाँ है, छत पर है। ठीक है। इसके बाद आठवां आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, इनके बाद संबोधन चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे कपिल क्यों उदास हो। तो यहाँ पर क्या है, वाक्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसको संबोधन करना होता है, तो उसके लिए संबोधित चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने कारक विभक्ति के बारे में पढ़ा है, तो 6 है आपकी, 6 के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभ्यास में इन कारक विभक्ति और विभक्ति चिन्ह को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके कुछ वाक्य बनाने की अभ्यास करेंगे, तो जिससे आपको कारक विभक्ति की अच्छे से पहचान हो जाएगी। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।